गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूं आपका बीएनएसएस की इस सीरीज में। डेली इवनिंग को 7 बजे बीएनएसएस का लेक्चर आ रहा है। अगर आपने बीएनएसएस की बाकी सीरीज नहीं देखी तो एंडिलो क्लासेस की प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। प्लस हम बीएनएस भी कर चुके हैं। बीएनएस कंप्लीट सेक्शन 1 से लेके 358 तक सारी सीरीज ऑलरेडी बीएनएस के एमडीलो क्लासेस के चैनल पे अवेलेबल है। तो आप एमडीलो क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाके बीएनएस की सेक्शन 1 से लेके 358 लमसम 70 वीडियोस है, उसमें कंप्लीट बीएनएस मैंने करवाया है। तो फटाफट जाके देख लीजिए। आज जो हम सेशन करने वाले हैं वो चैप्टर 6 का बी पार्ट करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हम पहला पार्ट सम्मन वाला कर चुके हैं 63 से 71। आज हम दूसरा पार्ट करने वाले हैं गिरफ्तारी के वारंट के बारे में 72 से 83 तक। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट की, वो थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 6 हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट, प्री मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आपको ये चैप्टर जैसे मैं बता रही हूँ, शॉर्ट नोट्स बता रही हूँ, वैसे वैसे कंटिन्यू करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देन बात करते हैं सेक्शन 72। 72 कहते हैं फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन, कि जो वारंट है गिरफ्तारी का उसका प्रारूप क्या है, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, प्लस उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, उसकी अवधि क्या रहेगी, कि वारंट जब एक बार कोर्ट ने निकाल दिया है तो वो कब तक कंटिन्यू रहेगा और कब वो एंड या कब खत्म समझा जाएगा। प्री का क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, प्लस मेंस का 2 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। जो जो चीजें अंडरलाइन करवाऊं, जो जो चीजें पॉइंट से बताऊं, उसको नोट करना। सबसेक्शन 1 कहते हैं इस संहिता के तहत किसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक गिरफ्तारी का वारंट नंबर ए लिखित रूप में होगा, नंबर बी ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा सिग्नेचर साइंड होगा, और नंबर सी उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। हमने पहले भी पढ़ा था, सम्मन के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं वारंट के बारे में। जब गिरफ्तारी का वारंट निकाला है तो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, जिस कोर्ट ने निकाला है उस कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर होने चाहिए। तीसरा, कोर्ट की मुद्रा लगी होनी चाहिए। Every warrant of arrest issued by a court under this संहिता shall be नंबर ए writing लिखित में होना चाहिए, नंबर बी signed होना चाहिए by the presiding officer of such court, and नंबर सी shall bear the seal of the court, उस कोर्ट की मुद्रा या मोहर लगी होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन बात करते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में आप हेडिंग लगा सकते हो गिरफ्तारी के वारंट का ड्यूरेशन या गिरफ्तारी वारंट की अवधि, कि ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक लागू रहेगा जब तक इसे जारी करने वाले कोर्ट के द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता। जब तक एक बार कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट निकाला तो कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक उसे कैंसिल नहीं कर दिया जाता तब तक कंटिन्यू रहेगा, या जब तक उसे एग्जीक्यूट नहीं कर दिया जाता। मतलब जिसके अगेंस्ट गिरफ्तारी का वारंट निकाला, अगर उसे गिरफ्तार कर लिया तो मतलब ये एग्जीक्यूट हो गया, तब तक एग्जीक्यूट होने के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो एक बार गिरफ्तारी का वारंट निकलने पर जब तक उसे कैंसिल नहीं कर दिया जाता या जब तक उसे एग्जीक्यूट नहीं कर दिया जाता तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। एवरी सच वारंट shall remain in force until it is cancelled, जब तक वो कैंसिल नहीं कर दिया जाता by the court, जिस कोर्ट ने उसे निकाला है, which issued it or until it is executed, जब तक उसे एग्जीक्यूट नहीं कर दिया जाता तब तक वो कंटिन्यू रहेगा। तो दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सबसेक्शन हमें बताता है गिरफ्तारी के वारंट का फॉर्म क्या होगा, सेकंड हमें बताता है इसकी ड्यूरेशन या अवधि क्या होगी। देन बात करते हैं सेक्शन नंबर 73। 73 कहते हैं पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, कि अब प्रतिभूति लेने की शक्ति। जब हम किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं तो सिक्योरिटी लेने के बारे में क्या बात बताई गई है। देखो, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई भी कोर्ट अपने विवेक से वारंट पर पृष्ठांकन एंडोर्स करके डायरेक्शन दे सकता है कि यदि ऐसा व्यक्ति एक निर्दिष्ट समय पर और उसके बाद न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति के लिए
पर्याप्त जमानत के साथ जमानत पत्र निष्पादित करता है जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा डायरेक्ट न किया जाए। जिस अधिकारी को वारंट निर्देशित किया गया है वैसी सुरक्षा लेगा, मतलब ऐसी जमानत लेगा और ऐसी सिक्योरिटी लेगा और ऐसे व्यक्ति को हिरासत में रिहा कर देगा। तो जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, अगर वो पर्सन अपनी जमानत लेने को तैयार है, सिक्योरिटी दे रहा है, तो कोर्ट उसे क्या कर देगा, जमानत पर छोड़ देगा। एनी कोर्ट इशूइंग अ वारंट, जो कोर्ट इशू कर रहा है वारंट को फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन, गिरफ्तारी के लिए, may in its discretion direct the endorse on the warrant, उस पे क्या करेगा, उस वारंट पे ही एंडोर्स कर देगा, लिख देगा कि that if such person execute a bail bond, अगर वो व्यक्ति बेल बॉन्ड दे देता है with sufficient sureties, एक पर्याप्त प्रतिभू के साथ, for his attendance, कि जब वो हाजिर होगा before the court, कोर्ट के सामने, at a specific time, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, and thereafter until otherwise directed by the court, the officer to whom the warrant is directed shall take such security and shall release such person from custody। अगर वो व्यक्ति जिसे गिरफ्तारी का वारंट दिया है, अगर वो अपनी जमानत दे देता है, श्योरिटी भर देता है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, श्योरिटी लेके उसे जमानत पे छोड़ देगा या अपनी हिरासत से, कस्टडी से रिलीज कर देगा। देन बात करते हैं, अब देखो पृष्ठांकन में क्या क्या चीजें कही जाएंगी, बताया ना सबसेक्शन 1 में कि कोर्ट उस गिरफ्तारी के वारंट में एंडोर्स करेगा, क्या क्या चीजें एंडोर्स करेगा, गिरफ्तारी के वारंट में क्या क्या बातें लिखी जाएंगी। तो इन्होंने कहा प्रतिभोगी संख्या, जिन्होंने भी श्योरिटी दी है, जमानत दी है, उन पर्संस की नंबरिंग दी जाएगी, वो राशि लिखी जाएगी जिसके लिए उस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, मतलब इतने रुपए की श्योरिटीज आपको भरनी है, वो लिखनी होगी। वह समय जब उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है, वो लिखना होगा। तो गिरफ्तारी के वारंट में क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी, श्योरिटीज की संख्या लिखी जाएंगी, कितनी राशि की जमानत देनी है वो लिखी जाएगी, किस टाइम पे उसे कोर्ट में हाजिर होना है वो चीजें उसमें लिखी जाएंगी। द एंडोर्समेंट शैल स्टेट द नंबर ऑफ श्योरिटीज, प्रतिभोगी संख्या, द अमाउंट इन विच दे एंड द पर्सन ऑफ हुज अरेस्टेड द वारंट इज इशूड आर टू बी रिस्पेक्टिवली बाउंड, जिसके लिए वो बाउंड किया जा रहा है उस राशि को लिखना होगा। द टाइम, टाइम लिखना होगा एट विच ही इज टू अटेंड बिफोर द कोर्ट, जिसमें उसको कोर्ट के सामने हाजिर होना है। तो ये सारी चीजें उस गिरफ्तारी के वारंट में लिखनी होंगी। देन सबसेक्शन 3 कहते हैं जब भी इस धारा के तहत श्योरिटी ली जाती है तो जिस अधिकारी को वारंट निर्देशित किया जाता है वह बंध पत्र को न्यायालय में अग्रेषित कर देगा। जिस पर्सन के लिए गिरफ्तारी का वारंट निकला है और उसको जमानत पर कोर्ट कहता है कि आप छोड़ भी सकते हो, तो जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर उसको जमानत पर छोड़ेगा तो जो बॉन्ड उस व्यक्ति ने, अरेस्टेड पर्सन ने भरा है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उस बॉन्ड को मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। Whenever security is taken under this section, the officer to whom the warrant is directed shall forward the bond to the court। तो वो जो फॉर्म भरा है उसने श्योरिटीज का, जो जमानत भरी है, वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसको मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। तो यहाँ पे श्योरिटीज भरने के बारे में बात बताई गई है, क्या क्या चीजें उस एंडोर्स में लिखी जाएंगी, प्लस उसको कब छोड़ा जाएगा। देन बात करते हैं सेक्शन 74 कहते हैं वारंट इज टू होम डायरेक्टेड, मतलब जो वारंट है, जो वारंट कोर्ट ने निकाला है वो किसको निर्दिष्ट होगा। तो इन्होंने कहा कि गिरफ्तारी का वारंट आमतौर पर, मतलब जनरल रूल ये कहता है कि गिरफ्तारी का वारंट पुलिस ऑफिसर को निर्दिष्ट होगा। प्री का क्वेश्चन भी आता है और जनरल क्वेश्चन भी है कि गिरफ्तारी का वारंट एक या अधिक पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया जाता है, क्योंकि गिरफ्तारी का वारंट निकालता तो कोर्ट है लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, पुलिस ऑफिसर करता है। लेकिन ऐसा वारंट जारी करने वाला कोर्ट, यदि इसका तत्काल निष्पादन आवश्यक है और कोई पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो इसे किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को डायरेक्ट भी किया जा सकता है। तो जनरल रूल ये कहता है कि गिरफ्तारी का वारंट पुलिस ऑफिसर को डायरेक्टेड होगा, निर्देशित होगा, लेकिन पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो किसी अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तारी का वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जा सकता है। कि अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरली बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर, बट
The court issuing such a warrant may, if its immediate execution is necessary and no police officer immediately available, हमें किसी वारंट का एग्जीक्यूशन इमीडिएट तत्काल या जल्दी करवाना है, लेकिन उस टाइम पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट इट टू एनी अदर पर्सन, तब वो क्या किया जा सकता है, किसी अन्य व्यक्ति को भी डायरेक्ट किया जा सकता है, एंड सच पर्सन और पर्सन शेल एग्जीक्यूट द सेम, तब वो व्यक्ति क्या करेंगे, गिरफ्तारी के वारंट का एग्जीक्यूशन करवाएंगे। तो गिरफ्तारी का वारंट किसको एग्जीक्यूट होगा, पुलिस ऑफिसर को होगा। देन जब कोई वारंट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को डायरेक्ट किया जाता है तो इसे सभी द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। जब एक से अधिक पुलिस ऑफिसर को वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए दिया है तब सारे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उनमें से कोई एक भी जाके उसको एग्जीक्यूट करवा सकता है। अब देखो बार बार ये एग्जीक्यूट वर्ड, निष्पादित वर्ड आ रहा है, तो जब कोर्ट ने वारंट निकाला, पुलिस ऑफिसर को दिया, पुलिस ऑफिसर वो वारंट लेके उस व्यक्ति के पास जाता है और उसको गिरफ्तार करके ले आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वारंट का एग्जीक्यूशन हो गया, गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन हो गया। तो एग्जीक्यूट मतलब जब वो काम पूरा हो गया। व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू मोर ऑफिसर और पर्संस देन वन इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल और बाय एनी वन और मोर ऑफ देम, तो चाहे सभी के द्वारा भी उसका एग्जीक्यूशन हो सकता है, एक या एक से अधिक के द्वारा भी उसका एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। देन 75 बात करते हैं, वारंट मे बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, तो 74 ने कहा वारंट किसको निर्दिष्ट होगा, 75 कहता है वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे प्री का क्वेश्चन सीजीएम की बात कर रहे हैं या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्री का क्वेश्चन आ सकता है सीजीएम और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है। क्या हो रही है, देखो सीजीएम या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपने लोकल एरिया के अंदर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भागे हुए दोषी को, उद्घोषित अपराधी को, अजमानती अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है और गिरफ्तारी से जो बच रहा है, तो यहाँ पर किसी लोकल एरिया में जब कोई पर्सन गिरफ्तारी से बच रहा है, भागा हुआ व्यक्ति है, फरार व्यक्ति है, नॉन बेलेबल ऑफेंस अजमानती अपराध करने का आरोपी है, तो वारंट कौन जारी करेगा, सीजीएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। याद रखना है दोनों, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या करेगा, गिरफ्तारी का वारंट निर्देशित करेगा। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट वारंट डायरेक्ट कर सकते हैं टू एनी पर्सन, किस व्यक्ति को, विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी एस्केप्ड, कन्विक्ट, प्रोक्लेमेंड offender of any person who is accused of a non bailable offense and is awaiting necessary, तो फिर उस व्यक्ति के अगेंस्ट सीजीएम और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट वारंट निकाल सकते हैं। देन सबसेक्शन 2, ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में स्वीकार करेगा, जिस व्यक्ति को वारंट दिया है वो रिटर्न में उसे एक्सेप्ट करेगा और इसे निष्पादित करेगा, और फिर क्या करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद उसे एग्जीक्यूट करेगा। यदि वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए इसे जारी किया गया था उसके आरोप के तहत किसी भी भूमि या अन्य संपत्ति में प्रवेश कर सकता है। जब एक पुलिस ऑफिसर को वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए दे रहे हैं तो उसके पास ये पावर होती है कि जिस एरिया में उस पर्सन को अरेस्ट करने जा रहे हैं वो उसके घर में, उसकी जगह में, उसकी प्रॉपर्टी में एंट्री कर सकते हैं। सच पर्सन शैल एक्नॉलेज in writing the receipt of the warrant and shall execute if the person for whose arrest it was issued is in or enters on the any land or other property under his charge, तो वो उस प्रॉपर्टी में क्या कर सकता है, एंट्री ले सकता है। देन सबसेक्शन 3, जब जिस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा वारंट जारी किया गया, अब जिस पर्सन के अगेंस्ट की बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उस वारंट के साथ निकटतम पुलिस अधिकारी को सौंप दिया जाएगा। तो फिर जब उसे अरेस्ट कर लिया तो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को उस व्यक्ति को सौंप देंगे, जो उस मामले में अधिकार क्षेत्र रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा। देन वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उस व्यक्ति को जिसके लिए कोर्ट ने वारंट निकाला था उसके पास उस व्यक्ति को ले जाया जाएगा जब तक कि उसकी सिक्योरिटी के तहत उसे सिक्योरिटी
सिक्योरिटी नहीं ले ली है, जब तक अगर उसे सिक्योरिटी ले ली है तो उसे जमानत पर छोड़ देंगे। फिर जो सिक्योरिटी या श्योरिटी ली है वो कोई मजिस्ट्रेट को भेजेंगे, लेकिन उसने कोई श्योरिटी नहीं दी है, जमानत नहीं ली है, तो उस पर्सन को ही मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे। When the person against whom such warrant is issued is arrested, he shall be made over with the warrant to nearest police officer, उसको nearest police officer के पास लेके जाएंगे। Who shall cause him to be taken before a magistrate, वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसे मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा जिसके पास jurisdiction है इस केस का, unless security is taken under section 73। अभी 73 में सिक्योरिटी वाला पार्ट पढ़ा था, अगर वो सिक्योरिटी दे देता है तो उस पर्सन को छोड़ दो और सिक्योरिटी वाला पार्ट मजिस्ट्रेट को भेज दो, अगर सिक्योरिटी नहीं लिया तो उस बंदे को ही मजिस्ट्रेट के पास आप भेज दो। देन बात करते हैं सेक्शन 76, वारंट डायरेक्टेड टू बी पुलिस ऑफिसर। अब इन्होंने क्या कहा, वारंट किसको डायरेक्ट होगा, पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया जाएगा कि किसी भी पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट को किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा भी निष्पादित किया जा सकता है। मतलब जब कोर्ट ने एक पुलिस ऑफिसर को कहा कि आपको ये वारंट एग्जीक्यूट करना है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उस वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी अदर को भी दे सकता है। जैसे एक्स एक कोर्ट है, एक्स ने वाई जो एक पुलिस ऑफिसर है इसको कहा कि आपको एक वारंट का एग्जीक्यूशन करना है। अब वाई क्या कर सकता है, इस वारंट को जेड को भेज सकता है कि आप जाके इसका एग्जीक्यूशन करवाओ। तो एक्स ने वाई को दिया, वाई यहाँ पे जेड को भी, दूसरे पुलिस ऑफिसर को भी वारंट एग्जीक्यूट के लिए दे सकता है, जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी द्वारा प्रस्थापित किया गया है जिसे वह निर्देशित या प्रस्थापित किया गया है। तो वो पुलिस ऑफिसर किसी अदर को भी भेज सकता है। अ वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर मे आल्सो बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर, किसी अदर के द्वारा एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। हुज नेम इज एंडोर्स, जिसका नाम एंडोर्स किया गया है अपॉन द वारंट, उस वारंट पे, बाय द ऑफिसर टू whom it is directed to endorse, तो उस व्यक्ति का जिसका नाम उस पे एंडोर्स किया गया है, कोई अन्य व्यक्ति भी उसका एग्जीक्यूशन करवा सकता है। देन सेक्शन 77 कहता है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, मतलब कि वारंट में क्या होगा, वारंट के सार की सूचना होगी कि जब आप वारंट दे रहे हो तो उस वारंट में क्या होगी, जो भी मैटर है उसके पूरे मैटर की सार की सूचना होगी कि गिरफ्तारी वारंट को एग्जीक्यूट करने वाला पुलिस ऑफिसर या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को उसके सार के बारे में सूचित करेगा, उसको बताएगा और यदि आवश्यक हो तो उसे वारंट दिखाएगा। याद रखना, वारंट कभी भी हाथ में नहीं दिया जाता, वारंट सिर्फ दिखाया जाता है। जबकि जब हमने सम्मन पढ़ा था तो सम्मन क्या होता था, उस व्यक्ति को देख के आया जाता था। तो सम्मन और वारंट में एक मेनली डिफरेंस क्या है, सम्मन हमेशा दिया जाता है, वारंट हमेशा दिखाया जाता है। ये चीज हमें यहाँ से पता चली। तो जिस व्यक्ति को वारंट जारी किया गया है उसे उसके बारे में, सार के बारे में सूचित करेंगे, जरूरत पड़ी तो वारंट भी हम उसे दिखाएंगे। Then the police officer or other person executing a warrant of arrest shall notify the substance thereof to the person to be arrested and if so required shall show him the warrant, तो जरूरत पड़ी तो हम उसे वारंट दिखाएंगे भी। देन बात करते हैं सेक्शन 78 कहता है पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले, तो जिस व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया है अब हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति को बिना विलंब के मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे कि गिरफ्तारी वारंट को एग्जीक्यूट करने वाला पुलिस ऑफिसर जिसने गिरफ्तारी के वारंट को एग्जीक्यूट किया है वो पुलिस ऑफिसर या कोई अदर पर्सन क्या करेगा, बिना किसी अनावश्यक देरी के, बिना देरी किए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस कोर्ट के सामने ले जाएगा जिसके समक्ष ऐसे व्यक्ति को पेश करना कानून द्वारा आवश्यक है। तो जिसको आप अरेस्ट करोगे गिरफ्तारी वारंट के तहत, देन उस पर्सन को आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे। द ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शेल विदाउट अननेसेसरी डिले, बिना देरी किए, ब्रिंग द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द कोर्ट
बिफोर विच ही इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रोड्यूस सच पर्सन। तो उसको जितना जल्दी हो सके मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन कितना जल्दी पेश किया जाएगा नोट करो, परंतु ऐसी देरी किसी भी मामले में गिरफ्तारी के स्थान से मैजिस्ट्रेट की अदालत या न्यायालय तक यात्रा के समय को छोड़कर, अंडरलाइन करो, 24 घंटे से अधिक नहीं होगी। कि जब आप उसे, इन्होंने पहले कहा कि जितना जल्दी हो सके बिना देरी किए मैजिस्ट्रेट के पास ले जाओ, कितना जल्दी, तो इन्होंने कहा ट्रैवल का टाइम छोड़ के 24 घंटे के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा। इस चीज को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 24 घंटे के अंदर उसे पेश करना। किस सेक्शन में पढ़ा है वो मुझे आप बताओगे। प्रोवाइडेड दैट सच डिले शैल नॉट इन एनी केस एक्सीड 24 आवर्स exclusively of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate court। तो यात्रा के समय को छोड़ के 24 घंटे के अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। देन बात करते हैं सेक्शन 79, वेयर वारंट मे बी एक्सिक्यूटेड। वारंट को कहाँ निष्पादित किया जा सकता है, तो जब भी कोई गिरफ्तारी का वारंट निकलता है उसको भारत में पूरे इंडिया में किसी भी स्थान में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। चाहे एक एरिया के मैजिस्ट्रेट ने वारंट निकाला है, उसको दूसरे स्टेट में दूसरी जगह पे भी हम उसका एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। अ वारंट ऑफ अरेस्ट may be executed at any place in India। तो पूरे भारत में हम कहीं भी उसका एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। देन बात करते हैं सेक्शन 80। 80 कहते हैं वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। जब हमें वारंट का एग्जीक्यूशन करवाना है, कहाँ करवाना है, तो इन्होंने कहा एग्जीक्यूशन आउटसाइड, किसी एरिया के बाहर। जैसे एक एरिया के मैजिस्ट्रेट ने वारंट निकाला, उसका एग्जीक्यूशन किसी अदर एरिया के मैजिस्ट्रेट के पास करवाना है, वो पर्सन किसी अदर लोकल जुरिस्डिक्शन मैजिस्ट्रेट के एरिया में रहता है। देन हम क्या करेंगे, तो देखो जब किसी वारंट को जारी करने वाला कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर उसका एग्जीक्यूशन किया जाना है, तो ऐसा कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी पुलिस ऑफिसर को वारंट डायरेक्ट करने की बजाय, वर्ड देखो, वारंट डायरेक्ट करने की बजाय उसे डाक द्वारा, उसे बाय पोस्ट द्वारा किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को भेज सकता है, या जिला पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है। जब आपको वारंट का एग्जीक्यूशन अपने एरिया से बाहर करवाना है, तो आप पुलिस ऑफिसर को मत भेजो, अपने एरिया के पुलिस ऑफिसर को मत भेजो। आप क्या कर सकते हो, उस वारंट को बाय पोस्ट आप किसको भेज सकते हो, कार्यकारी मजिस्ट्रेट को भेज सकते हो, उस एरिया के जिला पुलिस अधीक्षक को भेज सकते हो, पुलिस कमिश्नर को भेज सकते हो, जिसके अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर इसे एग्जीक्यूट किया जाना है। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या पुलिस आयुक्त अपने नाम का समर्थन करेंगे और यदि जरूरी हो तो इसके पहले प्रदान किए गए तरीके से एग्जीक्यूशन करवाएंगे। तो अगर आपको बाहर एरिया में एग्जीक्यूशन करवाना है तो पुलिस ऑफिसर को ना भेज के हम डाक के द्वारा इन तीनों में से किसी भी एक को वो वारंट भेजेंगे, और इन तीनों में से जिसको भी हम भेजेंगे वो वारंट का एग्जीक्यूशन वैसे ही करवाएंगे जैसे हम पहले पढ़ के आए हैं। देन सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहते हैं सबसेक्शन 1 के तहत वारंट जारी करने वाला कोर्ट वारंट के साथ गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ जानकारी का सार। जब सबसेक्शन 1 में एक एरिया का मजिस्ट्रेट वारंट निकाल रहा है, तब वो क्या करेगा, उस गिरफ्तारी के वारंट के साथ एक ऐसा सार, ऐसे दस्तावेजों के साथ अग्रेषित करेगा, भेजेगा, जो न्यायालय को सक्षम करने के लिए पर्याप्त हो सकता है कि 83 के तहत कार्य करते हुए यह तय करना कि व्यक्ति को जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। वही प्रोसीजर जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब एक एरिया के मजिस्ट्रेट ने कोई गिरफ्तारी का वारंट निकाला, दूसरे को बाय पोस्ट भेजा, तो जो मजिस्ट्रेट वारंट निकाल रहा है उसको ये चीज भी बतानी पड़ेगी उस वारंट में कि इस व्यक्ति को आपको जमानत देनी है या नहीं देनी है। जमानत देनी है तो कितनी देनी है, अगर नहीं देनी तो वो दूसरे एरिया का पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, आपके पास उस पर्सन को ले आएगा, या अगर उसे जमानत देनी है तो उससे जो श्योरिटीज है वो भरवा के और वो श्योरिटीज आपको भेज दी जाएगी और उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, जमानत दे दी जाएगी। अब देखो सेक्शन 81 कहते हैं वारंट डायरेक्टेड टू बी पुलिस ऑफिसर
फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन। अब हमने पहले वाले में तो हमें ये क्लियर कर दिया कि दूसरे एरिया में एग्जीक्यूशन करवाना है तो आप अपने पुलिस ऑफिसर को मत भेजो, इनको डाक द्वारा भेज दो। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि जब आपको वारंट का एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन बाहर एरिया में करवाना है तो वो वारंट क्या किसे दिया जाएगा, पुलिस ऑफिसर को दिया जाएगा। कि वारंट डायरेक्टेड टू बी पुलिस ऑफिसर को वारंट निर्देशित करना फॉर एग्जीक्यूशन निष्पादन के लिए जब आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन में उसका एग्जीक्यूशन करवाना है। जब किसी पुलिस ऑफिसर को निर्देशित वारंट को उसे जारी करने वाले कोर्ट के स्थानीय क्षेत्राधिकार से परे एग्जीक्यूट किया जाना है तो वैसे आमतौर पर या तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधिकारी के पास समर्थन के लिए ले जाएगा जो रैंक से नीचे नहीं होगा। एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर वारंट एग्जीक्यूट किया जाना है तो जो मजिस्ट्रेट जिस एरिया में उसको वारंट का एग्जीक्यूशन करवाना है वो क्या करेगा, जिसने वारंट निकाला अपने एरिया के पुलिस ऑफिसर को भेजेगा उस दूसरे एरिया में कि जाके इस वारंट का एग्जीक्यूशन करवा के आओ। तो वो जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या करेगा, उस एरिया के ऑफिसर के पास जाएगा और उसको बताएगा कि मुझे आपके एरिया के इस पर्सन को अरेस्ट करना है, ये मैजिस्ट्रेट ने मुझे गिरफ्तारी का वारंट एग्जीक्यूट के लिए दिया है। सबसेक्शन 2, ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपने नाम का समर्थन करेगा और ऐसा समर्थन उस पुलिस अधिकारी के लिए पर्याप्त अधिकार होगा जिसे वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्ट किया गया है और स्थानीय पुलिस यदि आवश्यक हो तो ऐसे अधिकारी को एग्जीक्यूट करने में सहायता करेगी। तो अगर उस दूसरे एरिया के पुलिस ऑफिसर को लगता है कि हेल्प करनी है तो वो आपकी हेल्प भी कर सकती है। तो बस ये सेक्शन हमें बता रहे हैं कि जब आप अपने एरिया के ही पुलिस ऑफिसर को दूसरी जगह पे वारंट एग्जीक्यूशन के लिए भेज रहे हो। देन सबसेक्शन 3, जब भी यह विश्वास करने का कारण हो कि जिस मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के स्थानीय क्षेत्र में वारंट एग्जीक्यूट किया जाना है उसका समर्थन प्राप्त करने से होने वाली देरी से निष्पादन को रोक दिया जा सकता है, जिस पुलिस अधिकारी को यह डायरेक्टेड किया गया है वैसे एग्जीक्यूट कर सकता है और इसे जारी करने वाले न्यायालय के स्थानीय अधिकार से परे किसी भी स्थान में समर्थन के बिना। मतलब कि जिस एरिया के मजिस्ट्रेट ने वारंट निकाला आप उसी एरिया के पुलिस ऑफिसर को भेजा तो पहले तो मैं ये कह दिया कि जिस एरिया के पुलिस ऑफिसर के पास आप भेज रहे हो पहले आप उसके पास जाके बताओगे कि हमें ये एग्जीक्यूशन वारंट का करवाना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर हम उस पुलिस ऑफिसर के पास पहले जाएंगे तो शायद इस वारंट का एग्जीक्यूशन ना हो, इतने में वो एक्यूज्ड शायद भाग भी सकता है, तो पहले आप उसको पकड़ के लेके आ सकते हो, उसके बाद उस दूसरे एरिया के आप पुलिस ऑफिसर को दिखा सकते हो कि मैंने आपके एरिया के इस पर्सन को पकड़ा है क्योंकि इसके लिए वारंट निकाला गया है। तो आप पहले भी पुलिस ऑफिसर के पास जा सकते हो और बाद में भी जा सकते हो, जैसा उस टाइम आपको उस मैटर में सही लगता है वैसा आप करो। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 82, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इशू, जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट निकाला है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जब गिरफ्तारी का वारंट उस जिले के बाहर एग्जीक्यूट किया जाता है जिसमें ऐसे जारी किया गया था तो गिरफ्तार व्यक्ति को जब तक कि वारंट जारी करने वाला कोर्ट गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के भीतर नहीं है, अगर वो एरिया का वो कोर्ट 30 किलोमीटर एरिया के अंदर है तो ठीक है, उसको 30 किलोमीटर एरिया के अंदर में उस कोर्ट में ले जाओ। लेकिन अगर 30 किलोमीटर के अंदर नहीं है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के करीब नहीं है या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर गिरफ्तारी की गई है या जब तक कि धारा 73 के तहत सिक्योरिटी नहीं ली जाती ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष लिया जाना चाहिए। अगर 30 किलोमीटर के अगर जहां पे आप अरेस्ट कर रहे हो आपके 30 किलोमीटर एरिया के अंदर कोर्ट है तो आप उस कोर्ट में ले जाओ, अगर वो कोर्ट 30 किलोमीटर के अंदर दायरे में नहीं है तब आप उसको जिला अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के समक्ष भी लेके जा सकते हो। देन बात करते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 में निर्दिष्ट किसी भी गिरफ्तारी पर पुलिस अधिकारी तुरंत ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जानकारी देगा जहां गिरफ्तार व्यक्ति को रखा जा रहा है और जिले में नामित पुलिस अधिकारी को देगा, दूसरे जिले को ऐसा अधिकारी जहां गिरफ्तार व्यक्ति सामान्यतः रहता है। तो जब आप उसे अरेस्ट कर लोगे तब उसके बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी कि हमने अरेस्टेड पर्सन को कहाँ रखा है। देन बात करते हैं सेक्शन 83। सेक्शन 83 हमें कहता है प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट
बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड इट ब्रोड, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है जब आप मजिस्ट्रेट के सामने ला रहे हो तब मजिस्ट्रेट क्या प्रक्रिया फॉलो करेगा, यदि कार्यकारी मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त, इन तीनों में से कोई भी, यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वारंट जारी करने वाले कोर्ट द्वारा इच्छित व्यक्ति प्रतीत होता है तो उसे ऐसे न्यायालय को हिरासत में लेने का डायरेक्शन देगा। अगर जिस व्यक्ति को हमें अरेस्ट करना था वही व्यक्ति है तो फिर उसे कस्टडी में लेने का ऑर्डर या डायरेक्शन दिया जाएगा। द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस shall, if the person arrested appears to be the person intended by the court which issued the warrant, directed his removal, is custody to such court, तो उसे कस्टडी में जाने के लिए ऑर्डर दिया जाएगा। लेकिन यदि अपराध बेलेबल है, जिसको आपने अरेस्ट किया उसने ऐसा अपराध किया जिसमें बेल मिल सकती है, बेलेबल है, और ऐसा व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त की संतुष्टि के लिए जमानत पत्र देने के लिए तैयार है, इच्छुक है, या वारंट पर धारा 73 के दिन एक डायरेक्शन का समर्थन किया गया है, तब ऐसा व्यक्ति तैयार है। तो ऐसे डायरेक्शन द्वारा अगर वो श्योरिटी देने का इच्छुक है तो उसको श्योरिटी देकर बेल बॉन्ड भरवा कर और आप उसे छोड़ भी सकते हो। कब? जब आपका ऑफेंस जिस व्यक्ति ने किया है वो बेलेबल है, और अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस करते हैं, अजमानती अपराध करते हैं, तो सीजीएम या उस जिले के सेशन कोर्ट के लिए वैध होगा जिसमें गिरफ्तारी के विचार पर गिरफ्तारी की गई है। ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने के लिए धारा 80 के सबसेक्शन 2 में उल्लेखित जानकारी और दस्तावेज देगा। तो जब अगर बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस करते हो तो सीजीएम या सेशन कोर्ट को लगता है तो वो वैसे जैसा प्रोसीजर होगा उसकी तरह फॉलो करेंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द ऑफेंस इज अ नॉन बेलेबल, it shall be lawful for the chief judicial magistrate or session judge of the district in the which the arrest is made on the consideration for the information and the documents referred to in subsection 2 of the section 80 to release such person on bail। तो अगर जरूरत पड़ी तो सीजीएम या सेशन कोर्ट भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी अगर उनको लगता है वो तो क्या कर सकते हैं, बेल दे सकते हैं। देन सबसेक्शन 2, इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जो किसी पुलिस अधिकारी को धारा 73 के तहत श्योरिटी लेने से रोकता है। तो चाहे तो पुलिस ऑफिसर भी इसमें श्योरिटी ले सकते हैं। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी अंडर दिस सेक्शन। तो पुलिस ऑफिसर को लगता है तो वो भी इसमें सिक्योरिटी ले सकते हैं। तो ये सेक्शंस जो हमने आज पढ़े ये हमारे गिरफ्तारी के वारंट के बारे में है। तो इनमें से हमारा प्री और मेंस का क्वेश्चन बनता है। जो जो चीजें शॉर्ट में थी वो चीजें मैंने आपको बताई, जो चीजें मैंने आपको इजी फॉर्म में करके बताई है वो आप नोट्स में लिखना। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट की। ये सेक्शंस बड़े हैं, मेंस का क्वेश्चन इससे 15 से 20 नंबर का बनता है, तो ये पार्ट भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बाकी यहाँ तक आ चुके हो, क्लासेस अच्छी लगी है, नोट्स साथ के साथ बनाते रहना। जिस स्टूडेंट ने बीएनएस स्टार्टिंग से ली और एंड तक कंटिन्यू रहा, उनके मैसेजेस आते हैं कि मेरी क्लास की वजह से उनके नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आप भी बीएनएसएस की डेली क्लास 7 बजे लो, साथ के साथ नोट्स बनाओ। थोड़ी सी स्पीड मेरी ज्यादा है तो यूट्यूब पे ऑप्शन है, आप मेरी स्पीड को कम भी कर सकते हो। बाकी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना। बाकी आज के लिए धन्यवाद।